हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने कई लेक्चर्स कवर किए डायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर। आज डायरेक्ट टैक्सेशन में एक नया टॉपिक लेके आए हम लोग, एग्जेम्प्टेड इनकम्स। आज का हमारा टॉपिक क्या है? एग्जेम्प्टेड इनकम्स। ऐसे इनकम जो क्या है डायरेक्ट टैक्सेशन में, ओके, व्हाइल कैलकुलेटिंग द इनकम टैक्स ऑफ एन असेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, व्हाट आर द इनकम्स ओके आर एग्जेम्प्ट ओके इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में क्या क्या इनकम्स एग्जेम्प्ट है, आज हम उनके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन में देखेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा एग्जेम्प्टेड इनकम्स के ऊपर है। व्हाट आर द एग्जेम्प्टेड इनकम्स ओके एंड व्हाट सेक्शन डील्स विद इट ओके अंडर द डायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेशन में इनकम टैक्स कैलकुलेट करते समय एसएससी का प्रीवियस ईयर 2022-23 में कौन कौन से इनकम एग्जेम्प्ट है, हमें उस इनकम्स के बारे में आज पढ़ेंगे डिटेल्स में। ओके, तो अगर हम जब भी हमें कोई क्वेश्चंस पूछेगा या फिर हमारा कोई असेसमेंट्स रहेगा किसी पर्सन का, तो वहां पे क्या होता है, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे इनकम रिसीव्ड होते हैं। देयर आर द मेनी हेड्स, जैसे कि हमने इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इन सब के बारे में भी देखा, राइट। इन सब में क्लियरली मेंशन किया गया है कि व्हाट इज एग्जेम्प्टेड इनकम्स। कुछ इनकम्स हम रिसीव करते, कुछ पार्टली एग्जेम्प्ट है, कुछ फुल्ली एग्जेम्प्ट है, और कुछ कैसे है कि पर्टिकुलर हेड्स ऑफ इनकम में उसमें डिडक्शन अलाउड किया गया है डायरेक्ट टैक्सेशन के अंडर बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सॉरी। तो टॉपिक्स में क्या है कि टॉपिक्स में हमें ये देखना कि कौन से इनकम्स एग्जेम्प्ट है और कौन से इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है। ओके, जो नहीं है वो टैक्सेबल हो जाएंगे, वो चार्जेबल हो जाएंगे उस पर्टिकुलर हेड्स ऑफ इनकम। तो जैसे हम सैलरी का टॉपिक कर रहे हैं तो पर्टिकुलर सैलरी का कैलकुलेशन करना रहता है, इनकम फ्रॉम सैलरी, या फिर चार्जेबल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड कैपिटल गेन और कैपिटल लॉसेस। तो अभी ये 5 हेड्स ऑफ इनकम। इस 5 हेड्स ऑफ इनकम को देखते थे। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम पर्टिकुलर एक पर्सन के पास भी हो सकती है, या फिर एक एसएससी के पास कितने हेड्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, 1, 2, 3 हो सकते हैं, राइट। क्योंकि इनकम्स देखेंगे तो बहुत सारे आते हैं। एक नॉर्मल जो लोअर क्लास या मिडिल क्लास के लोग हैं, ये भी कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं, दे आर ओके डूइंग देयर सर्विस समवेयर एंड दे आर अर्निंग द वेजेस और सैलरी फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर, एज वेल एज दे आर कीपिंग सम अमाउंट, फ्यू अमाउंट, not more for the middle or lower class people, they are keeping some part of their salary or income in a bank, very small amount, say 5,000, 10,000, 1,000, right, or even the 10,000, 50,000. Okay, it is very less amount in the current market. Okay, so every year and now the bank is paying the quarterly interest. So if we are keeping the only 5,000 rupees, then also we are receiving the 30, 40, 100, 80 rupees as a interest. That is another income. I think everyone getting it. We are getting the salary or wages from our employer, as well as whatever the amount kept in a bank, we also get the interest on that, right? If suppose middle class people have 2 rooms, they are giving 1 room to the rent, whatever the smallest amount they are receiving from their rent. Okay, the income from house property is also there, right? Interest on bank deposits, this is also income. Middle class, lower class, maximum people are doing the LIC investment, mutual fund investment. Some of them dealing in a share market, they are getting the dividend from there. If they have invested in a debentures also, then they are getting interest. So there are many incomes that earned by an individual in a previous year. Okay, so in questions, in topics, we will get the questions where a person's income is given there. We have to bifurcate that incomes falling under which heads of income, under salary, house property, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस, अदर सोर्सेस और कैपिटल गेन और लॉसेस। ये तो है। तो ये टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं सब लोग। इनकम फ्रॉम सैलरी देखा हमने, राइट, इनकम फ्रॉम
सैलरी देखा, हाउस प्रॉपर्टी देखा, अदर सोर्सेज देखा, पीजीबीपी देखा। ओके, अभी कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस पे जाने से पहले हम एक बार एग्जेम्प्टेड इनकम्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि नॉर्मली इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी या फिर हमारा अदर सोर्सेज, जब हम इनके क्वेश्चंस देखते हैं या फिर इनके केसेस हैंडल करते हैं तो वहां पे बहुत सारे ऐसे इनकम होते हैं कि एसएससी के कुछ एग्जेम्प्टेड इनकम दिया रहता है। तो उस समय हमें क्लासिफाई करना है कि इनकम टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल, एज पर द सेक्शंस एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जिन इनकम को एग्जेम्प्ट रखा है हमें उन चीजों के बारे में जानना चाहिए। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक इसके ऊपर है, एग्जेम्प्टेड इनकम्स के ऊपर। तो एग्जेम्प्टेड इनकम्स में है क्या? सबसे पहला है एग्रीकल्चरल इनकम। अगर कोई एसएससी प्रीवियस ईयर में कोई भी इनकम जनरेट कर रहा है, कहां से? फ्रॉम द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, एग्रीकल्चर से उसका अगर अर्निंग हो रहा है, दैट इज 100% एग्जेम्प्ट। वट एवर द अमाउंट अर्न थ्रू द एग्रीकल्चर इज 100% एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में क्या किया गया? एग्रीकल्चरल इनकम पूरी तरह क्या है? एग्जेम्प्ट है इन इंडिया। अगर वो एग्रीकल्चरल जो लैंड है वो सिचुएटेड इन इंडिया होना चाहिए, उससे जो भी ग्रोइंग क्रॉप्स में आप अर्निंग कर रहे हो दैट इज टोटली 100% एग्जेम्प्ट। ओके, तो एग्रीकल्चरल में लैंड कल्टिवेशंस, सेरिकल्चरल भी आ जाता है जहाँ पे बाग बगीचे उद्यान लगाए जाते हैं, राइट? देयर आर फॉरेस्ट ग्रोइंग, फ्रूट्स, टिम्बर, नॉन टिम्बर प्रोडक्ट, तेंदुलियस आपने देखा रहेगा, बीड़ी का पत्ता रहता है, जो बीड़ी आती है, बीड़ी का जो पत्ता रहता है उसको बोलते हैं तेंदुलियस। वो एक तरह का लीव्स से पत्ता है जिसके खास करके इस्तेमाल किया जाता है बीड़ी बनाने के लिए। देयर आर मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल लीव्स विच ऑब्टेन नॉट थ्रू एग्रीकल्चर, देयर फॉरेस्टिंग इज डन फॉर दैट। उसके लिए बाग बगीचे लगाए जाते हैं, उद्यान लगाए जाते हैं, फिशरिंग करते हैं कुछ लोग, कैटल ब्रीडिंग करते हैं, वो सब इनकम क्या है? पूरी तरह एग्जेम्प्ट है। वो सब एग्रीकल्चरल प्राइमरी एक्टिविटीज में माना गया जो लोग अपने लाइवलीहुड्स के लिए करते हैं। तो ऐसा कोई लैंड जो कहाँ सिचुएटेड है? इन इंडिया, और उससे अगर कोई अर्निंग हो रही ग्रोइंग क्रॉप्स करके, तो क्या है? पूरी तरह एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंडर। अब कहीं कहीं क्वेश्चंस में ऐसे देता है एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन नेपाल, इन श्रीलंका, इन बांग्लादेश, इन चाइना, in Myanmar, and the owner in India, he is our Indian resident. Then whatever the income earned through the land situated outside India, agricultural land situated outside India, then it is 100% taxable income. अगर इंडिया के बाहर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है जहां से क्या हो रहा है? इनकम हो रहा है एसएससी को, तो इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट नहीं, वो टैक्सेबल इनकम है। लेकिन कोई एग्रीकल्चरल लैंड इंडिया के अंदर जितना भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से अर्निंग है वो क्या है? पूरी तरह एग्जेम्प्ट है, ये प्राइमरी में। लेकिन हाँ, एग्रीकल्चरल ग्रोइंग क्रॉप्स है, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट है। जब ये प्रोडक्ट मशीन में फैक्ट्रीज में जाके प्रोसेस होते हैं तो वहां पे अलग हो जाएगा, तो वहां पे टैक्सेबल नहीं, वहां पे टैक्स फ्री नहीं, वहां पे एग्जेम्प्ट नहीं। तो एग्रीकल्चरल इनकम अगर इंडिया में एसएससी कमा रहा है, जो लैंड इंडिया में है तो एग्जेम्प्ट है। इंडिया के अगर आउटसाइड है तो वो इनकम एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा। ओनली व्हेन द लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, देन इट इज एग्जेम्प्ट। इफ एग्रीकल्चरल लैंड आउटसाइड इंडिया इन अदर कंट्रीज, then whatever the income earned by SSC in a previous year through the land situated outside India, then it is 100% taxable. And whatever the income earned through the Indian agriculture, then it is exempt under section 10 subsection 1. क्लियर हो गया? तो एग्रीकल्चरल लैंड ये भी रहना चाहिए, और एग्रीकल्चरल लैंड से आप मालिक होने चाहिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने चाहिए, राइट? तो वो चीज है क्या? एग्जेम्प्ट। उसके बाद सम रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ एचयूएफ। अगर कोई भी प्रॉफिट का शेयर एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को हम लोग ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी बोलते हैं। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ बिजनेस which have existence only in India.
HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस आप बोल सकते हो, या फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। एक ऐसा बिजनेस है केवल जो कि इंडिया में ही केवल एग्जिस्ट करता है, इंडिया के बाहर कहीं नहीं है। और जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है ये किसके बेसिस पे रन करता है? ये हिंदू सक्सेशन लॉ, हिंदू सक्सेशन लॉ इसकी परमिशन देता है, और इसके ही क्या होता है, ओके, एक्ट के थ्रू हिंदू सक्सेशन लॉ के ओके बेस्ड पे क्या होता है, हमारे देश में ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करते हैं, जहां पर बिजनेस इज रन बाय ओके ऑल फैमिली मेंबर ज्वाइंटली। फैमिली के सारे मेंबर मिलकर क्या होता है, इस बिजनेस को मोस्टली रन करते हैं। जैसे कि आपने एक टीवी देखा है, टीवी का एक चैनल देखा है स्टार प्लस, अभी क्या शोज आते हैं उसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन पहले जितने भी बड़े बड़े शोज आते थे उस पर उन सब में फैमिली बिजनेस ही होता था, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। क्योंकि वहां पे देखा रहे कोई आदमी नौकरी पे नहीं जाता था, सबका फैमिली बिजनेस ही होता था। और फैमिली बिजनेस में जो मेन रहता था वो कौन होता था? द हेड ऑफ द फैमिली। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो हेड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कर्ता। बाकी जो मेंबर्स है उन्हें को पार्टनर्स बोलते हैं। और उस बिजनेस पे कर्ता का अकेला कंट्रोल रहता है, को पार्टनर्स के पास वो कंट्रोल का राइट से नहीं होता, केवल कर्ता ही क्या करता है, पूरे बिजनेस को कंट्रोल करता है। अब इसमें जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट कैसे आता है? नेट प्रॉफिट जब हम लोग फाइनलाइज करेंगे फाइनल अकाउंट, तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स। फिर क्या आता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है दैट इज अबाउट प्योर नेट प्रॉफिट, टैक्स पे करने का प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट का शेयर क्या होता है? फैमिली मेंबर्स में डिवाइड होता है, करता है एज वेल एज को पार्टनर। अभी इनको जो शेयर डिवाइड हो रहा है, ये शेयर किसका है? नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट कैसे आया? कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, टोटल अर्निंग कितना, उसमें से टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया। बिजनेस का इनकम है तो जो भी टैक्स आया गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो बचा हुआ प्रॉफिट क्या है? इट इज फॉर द फैमिली मेंबर्स। लेकिन अब इसको इनकम माने कि नहीं, इसको एज अ टैक्सेबल इनकम नहीं, क्योंकि ये जो है ये टैक्स पे करने के बाद जो नेट प्रॉफिट है उसको हम लोग मेंबर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स ने क्या किया, इसको डिवाइड करके लिया। तब वापस से टैक्स लगाएंगे तो डबल टैक्स हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट आया था, उस ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या किया, ओके, हमने टैक्स पे कर दिया। मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स सारे एक्सपेंस और इनकम को क्या किया, कंपेयर किया गया स्टेटमेंट में प्रॉफिट, और हमारे पास जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा प्रॉफिट आ गया कितना, 10 करोड़। 10 करोड़ में से टैक्स रेट क्या बना, 30%, तो 3 करोड़ हमने गवर्नमेंट को दे, तो बचा 7 करोड़ क्या है, ओके, द नेट प्रॉफिट ऑफ द HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अभी 7 करोड़, 7 मेंबर सब में 1-1 करोड़ डिवाइड हो गया, बराबर। तो 1 करोड़ क्या, एग्जेम्प्ट इनकम अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2। एग्जेम्प्ट क्यों है? क्योंकि ये 7 करोड़ जो है ये टैक्स पे करने के बाद ही है। अभी सबको 1-1 करोड़ जाए तो वापस दोबारा थोड़ी टैक्स उसके ऊपर भरना है। तो ये है सम रिसीव्ड बाय मेंबर्स ऑफ HUF, ओके, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयर हुआ फैमिली मेंबर्स में, वो क्या होगा, पूरी तरह एग्जेम्प्ट होगा। तो समझ गया आप एग्रीकल्चरल इनकम। तो एग्रीकल्चरल इनकम कहाँ पे, जब लैंड क्या होगा, इंडिया में सिचुएटेड रहेगा, वहां से जो भी आपका इनकम है एग्रीकल्चरल इनकम 100% एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में। और एनी सम रिसीव्ड ओके बाय द मेंबर ऑफ HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ओके, तो क्या हो जाएगा, वो भी एग्जेम्प्ट, क्योंकि टैक्स पे करने के बाद जो नेट प्रॉफिट है वही नेट प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूट करके ले रहे, दे आर द ओनर ऑफ द ओके बिजनेस। उसके बाद एग्जेम्पशन ऑफ डिजास्टर कॉम्पनसेशन, एग्जेम्पशन ऑफ डिजास्टर कॉम्पनसेशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10BC। अब डिजास्टर मतलब आप समझ सकते कोई भी आपदा है, कोई भी नेचुरल क्लैमिटीज हुई है, जैसे अर्थक्वेक आ गया, आपको पता रहेगा 2004-5 में इधर कि हमारे साउथ साइड में सुनामी आया था हिंद प्रशांत महासागर में, राइट। वहां पे देखे थे किस तरह आया था, कई फीट ऊपर तक क्या समुद्र की लहरें फेंक रही थी। इसमें कई लोगों की जान गई, कई लोगों के घर खराब हो गए, रोड उखड़ गए, राइट। लोग
बेसहारा हो गए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सबको कॉम्पनसेट किया। इसके अलावा भूकंप आते हैं, भूकंप आने के बाद जिन लोगों के घर टूट गए, ओके, अभी रिसेंटली आपने भूकंप यहाँ देखा रहेगा तुर्की में, वहां पे देखा था किसी ने भीषण तबाही हुई थी। तो उसी तरह यहाँ पर भी है कि अगर कोई भी नेचुरल कैलामिटीज होती, चाहे फ्लड आ जाए, चाहे अर्थक्वेक आए, चाहे सुनामी आ जाए या फिर कोई भी साइक्लोन आ जाए, अगर इस तरह की कोई भी घटना होती है और इसमें जो पर्सन्स है, राइट, इनके कुछ नुकसान हो गए हैं, तो सरकार क्या करती है, इनको डिजास्टर्स में कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करती है। और वो कॉम्पनसेशन किसके लिए रहता है, उनके बेटर के लिए रहता है। ऐसे कोई कॉम्पनसेशन अगर उनको रिसीव्ड होता है किसी भी पर्सन को इन काइंड ऑफ कैश, ओके, मोस्ट ऑफ द कैश काइंड ऑफ में मिलता है, या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए, रेलवे एक्सीडेंट होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, तो उसमें एक मुआवजा बोला जाता है, कॉम्पनसेशन। तो कॉम्पनसेशन क्या होता है, 100% एग्जेम्प्ट होता है। तो कॉम्पनसेशन टैक्सेबल कॉम्पनसेशन नहीं माना जाता है उसमें। ओके, तो इसमें डिजास्टर्स में क्या दिया गया है जरा देखो, लिखा है दिस क्लॉज एग्जेम्प्ट एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल एज कॉम्पनसेशन बाय एन इंडिविजुअल और हिज लीगल ईयर्स। ओके, कभी कभी ऐसा होता है किसी पेरेंट्स की मृत्यु हो जाए तो उसके लीगल ईयर्स जो वारिस होते हैं उनको एक कॉम्पनसेशन मिलता है ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिजास्टर। मतलब किसी भी डिजास्टर, कोई भी प्राकृतिक आपदा में कोई भी नुकसान हुआ है किसी का, उसके लिए अगर उसको कॉम्पनसेशन मिल रहा है, इट इज 100% एग्जेम्प्ट। आगे, such compensation should be granted by central government or state government or a local authority। वो कौन देना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, या कोई लोकल अथॉरिटी। ओके, जैसे हम लोग बोल सकते हैं बीएमसी हो गया, ट्रस्ट हो गए, ओके, जो गवर्नमेंट के जो है, राइट, इनके थ्रू अगर कोई कॉम्पनसेशन आपको मिल रहा है, इट इज व्हाट 100% एग्जेम्प्ट। समझ में आ गया। लेकिन अगर और कोई दे रहा है, इट इज टैक्सेबल। आगे, however the exemption would not be available in respect of the compensation, okay, for alleviating any damage or loss which has been okay allowed as a deduction under the act। अगर आपको कोई नुकसान हो गया, उसके लिए अगर आपको कोई कॉम्पनसेट करके दे रहा है तो अलग बात हो गई, ओके, वो तो ऑलरेडी डिडक्शन अलाउड किया गया कि जितना आपका लॉस हुआ रहेगा उतने कॉम्पनसेशन तक क्या होता है, डिडक्शन होता है। आगे, अब डिजास्टर मीन्स व्हाट, ओके, इसमें क्या दिया, मिसहैप, क्लैमिटी, ओके, ग्रेव ऑकरेंस इन द एरिया अराइजिंग फ्रॉम द नेचुरल और मैन मेड कॉज। प्राकृतिक आपदा मैन मेड कॉज भी होता है, यस, जैसे एक्सप्लोजन, ब्लास्ट, ओके, फायरिंग्स, रायोट्स, ओके, मॉब लिंचिंग्स, ये सब भी क्या एक टाइप के क्या है, ओके, और डिजास्टर्स ही, राइट। जैसे हम लोग बात करते हैं मुंबई में जो बम धमाके हुए थे 1993 में, 1993 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, राइट, उसमें कितने लोग, मोर देन 300 लोग तक मरे थे, 1500 लोग क्या हो गए तो उसके अंदर इंजर्ड हुए थे, राइट। तो गवर्नमेंट ने जो डेथ हो गए उनके लिए कुछ अमाउंट कॉम्पनसेशन उनकी फैमिली के लिए ओके अलॉट किया था, और जो इंजर्ड हुए थे उनके लिए भी कुछ कॉम्पनसेशन अलॉट किया था। एक क्या पूरी तरह एग्जेम्प्ट। ओके, अब इसमें क्या, सब्सटेंशियल लॉस ऑफ लाइफ और ह्यूमन सफरिंग। अगर नेचुरल जो डिजास्टर्स है, ये डिजास्टर्स में क्या हो सकता है कि आपकी लाइफ जा सकती है, या फिर आप सफर कर सकते हो इलनेस, बैडनेस, या फिर कोई इंजरी से। डैमेज टू एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, डिस्ट्रक्ट हो सकती है, या फिर वो नामो निशान भी गायब हो सकता है उसका। हाउ, जैसे अर्थक्वेक आते हैं, जब अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, जमीन पूरी तरह क्या हिल चुकी रहती है, तो वहां पे नक्शा ही चेंज हो जाता है बहुत लोगों का, क्योंकि कई खड्डे हो जाते हैं, या फिर घर पूरी तरह बिखर जाता है, जमीन फट जाती है, तो वहां पे वापस से आपके घर ओके बनाना ओके पॉसिबल नहीं हो पाता। बहुत टाइम सुनामी ये सब आता है, सुनामी आने की वजह से कई चीजें एक साथ साफ हो जाती है, कई घर गिर जाते हैं, तो उस समय भी ये क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअली आपकी प्रॉपर्टी थी कहाँ, राइट। और प्रॉपर्टी भी नहीं मिल पाती क्योंकि बहुत टाइम बहुत सारी चीजें समुद्र के अंदर चली जाती हैं, वो भी चीजें। उसके बाद डैमेज ओके टू द डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट,
एनवायरनमेंट भी क्या हो जाता है, पूरी तरह ओके खराब हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स हैं, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, साइक्लोन, ओके, ये सब अगर कुछ आते हैं तो बहुत भारी मात्रा में क्या होता है, नुकसान होता है। और उसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है, हमेशा कॉम्पनसेट करता है फॉर द रिहैबिलिटेशन, लोगों को सुविधाएं देने की कोशिश करता है, उनको खाना पीना तो देता है, साथ में कॉम्पनसेट करता है, ताकि क्या कुछ ना कुछ उनके लाइफ में बेटर हो सके। ओके, दे शुड बी ओके बिकम द व्हाट स्टेबल पर्सन, वो अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रख सके। समझ में आ गया? तो गवर्नमेंट उनके लिए क्या करती है, एड हेल्प लेके आती है। वो आ गया एग्जम्पशन ऑफ डिजास्टर कॉम्पनसेशन, ओके, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 BC। उसके बाद बात करते हैं रिसीव्स फ्रॉम LIC, रिसीव्स फ्रॉम LIC अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D। ओके, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। अगर आप इसके अंदर कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं लाइफ इंश्योरेंस के रूप में, या फिर और भी कुछ इंश्योरेंस में बहुत सारी पॉलिसीज होती है, आप अलग अलग पॉलिसीज में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हो। इन्वेस्ट करने के बाद क्या होता है, जब मैच्योरिटी होती है तो अमाउंट आपको रिसीव होता है। या फिर कुछ लोग पेंशन प्लान में जाते हैं, कुछ लोग मनी बैक पॉलिसीज में जाते हैं, कुछ लोग लमसम अमाउंट्स के लिए जाते हैं। तो LIC में जो भी हम पैसा इन्वेस्ट करें, जब वो पैसा हमें रिटर्न बैक मिलता है ऑन द डेट ऑफ द मैच्योरिटी, देन इट इज 100% एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D। रिसीट्स फ्रॉम LIC अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D, इसके अंडर में क्या है, ओके, इनकम रिसीव्स फ्रॉम द LIC 100% एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D। उसके बाद है स्कॉलरशिप अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 16, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 16, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 16 में क्या, स्कॉलरशिप, किसी पर्सन को एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप मिलती है, उसका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट ग्रांट्स करता है स्कॉलरशिप, ताकि आप उस एजुकेशन को और अच्छे से कर सको। ओके, मोस्ट ऑफ द जितने भी पुअर चिल्ड्रंस होते हैं, या फिर हमारे देश में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है कि कुछ लोग जो कास्टिज्म की कास्ट के हिसाब से, जिनको शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब में जिनको कन्वर्ट किया गया, इनको स्कॉलरशिप रखती है सरकार। ओके, ताकि क्या हो, उन लोग जो है कि थोड़ा और बेटर हो सके, उनकी जो आर्थिक परिस्थिति रहती है उसके हिसाब से भी गवर्नमेंट ने एक सुवर्ण योजना चालू किया है, राइट। उसके अंतर्गत भी क्या होता है, कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि आप क्या कर सको, एजुकेशन को थोड़ा बेटर कर सको, आप अपना एजुकेशन थोड़ा बेटर कर सको। इसके लिए आपको स्कॉलरशिप के रूप में आर्थिक सहायता, देयर इज व्हाट फाइनेंशियल ओके एड या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता है। तो स्कॉलरशिप, अगर किसी भी पर्सन को स्कॉलरशिप मिल रहा है प्रीवियस ईयर में, वो स्कॉलरशिप क्या होगा, पूरी तरह एग्जेम्प्ट होगा आपके एजुकेशन पर्पज के लिए, कि आप जो ओके द स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आर एग्जेम्प्ट। ओके, आपके एजुकेशन का खर्चा चलाने के लिए जो स्कॉलरशिप मिलती है वो पूरी तरह क्या है, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 16 में। इसके अलावा ओके स्कॉलरशिप ओके आर इन एग्जेम्प्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एक्सपेंसेस अमाउंट पेड। स्कॉलरशिप पे जो अमाउंट मिला आपको, ओके, द एंटायर अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप वुड बी एग्जेम्प्ट, ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन। आप एक्चुअली कितना खर्चा कर रहे हो उससे कुछ लेना देना है। जैसे आपको स्कॉलरशिप के रूप में 40,000 रुपीज मिल गया, स्कॉलरशिप के रूप में आपको कितना मिल गया, 40,000 रुपीज मिल गया, तो 40,000 क्या हो जाएगा, पूरा एग्जाम। आपने उसमें से 10,000 खर्चा किया कि 50,000 खर्चा किया, इससे कुछ लेना देना नहीं। ओके, द स्कॉलरशिप में बी ओके कोर्स नॉट लीडिंग टू अ डिग्री। ओके, और डिग्री से नहीं होना चाहिए, किसी न किसी कोर्स से रिलेटेड होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कवर नॉट ओनली द ट्यूशन फीस बट ऑल्सो अदर इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एजुकेशन। बहुत लोग एजुकेशन का कॉस्ट देखते हैं क्या है, कि जितना स्कॉलरशिप है उतना, तो जब भी कोई फीस स्ट्रक्चर आता है उसमें एक ट्यूशन फीस होता है, तो केवल स्कॉलरशिप जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है वो केवल ट्यूशन फीस में सारे एक्सपेंसेस को कवर करते हैं। ओके, और स्कॉलरशिप किसका होना चाहिए, शुड बी द चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय। ओके, स्कॉलरशिप हमेशा क्या, किसी एम्प्लॉयज के चिल्ड्रंस का ही होना चाहिए। ओके,
और वो किसी भी सैलरी ये सब में टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया ना, सैलरी में टैक्सेबल होगा। अगर आपके नाम पे आपके बच्चे को स्कॉलरशिप मिला तो टैक्स भी रहेगा। तो हम लोग देखे एग्रीकल्चरल इनकम अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में क्या एग्जेम्प्ट है। सम रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो प्रॉफिट का शेयर मेंबर्स को मिलेगा वो पूरी तरह क्या रहेगा एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2। उसके बाद एग्जेम्पशंस ऑफ डिजास्टर कॉम्पनसेशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 BC। ओके, उसके बाद रिसीट्स फ्रॉम LIC अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D, उसके अंदर एग्जेम्प्ट है। उसके बाद स्कॉलरशिप अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 16। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। क्या है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज? अब इंटरेस्ट तो बहुत सारे वो सिक्योरिटीज पे मिलता है। ऐसा इंटरेस्ट रिसीव्ड ओके फ्रॉम द व्हाट ओके FD इन अ पोस्ट ऑफिस। अगर पोस्ट ऑफिस में आप सेविंग कर रहे हो FD करके फिक्स्ड डिपॉजिट, अगर पोस्ट ऑफिस में आपने FD किया और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो 100% एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 में। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ओके सॉरी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में जैसे गवर्नमेंट बहुत सारे रिलीफ बॉन्ड्स है, बहुत सारे गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इस पे अगर इंटरेस्ट मिलता तो क्या रहेगा एग्जेम्प्ट रहेगा। आइए कुछ डिस्कस करते हैं हम लोग उसके ऊपर। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड ओके अर्न बाय इंडिविजुअल और HUF, इट इज 100% एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15। लेकिन ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड कहाँ रहेगा? ये नोटिफाइड ओके अप टू द व्हाट 31 मई 2002 तक ये रहेगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन नोटिफाइड रिलीफ बॉन्ड, अगर कोई रिलीफ बॉन्ड गवर्नमेंट ने निकाला है ओके उसके अंदर कोई इंडिविजुअल या HUF ओके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने अगर इन्वेस्ट किया उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट मिलता वो भी क्या है एग्जेम्प्ट है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपने देख लिया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड है और रिलीफ बॉन्ड है ओके, ये दोनों भी क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और रिलीफ बॉन्ड मोस्टली क्या रहेगा RBI या नेशनल रिलीफ बॉन्ड रहेगा, नेशनल रिलीफ बॉन्ड या फिर RBI रिलीफ बॉन्ड, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वही एग्जेम्प्ट रहेगा ओके। तो दो याद रखना ओके। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड्स ओके NRI बॉन्ड्स ऑफ बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोई NRI बॉन्ड्स निकाला है उसमें क्या है एग्जेम्प्ट है ओके ओके। कोई नॉन रेसिडेंट रख रहा है, कोई इंडिविजुअल ओइंग कर रहा है, कोई HUF ने रखा है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी हेल्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ ओके सिलोन ओके, कोई ऐसा सिक्योरिटी है जो किसने निकाला है ओके सेंट्रल बैंक ऑफ सिलोन ओके, मतलब श्रीलंका से रिलेटेड है ओके, तो उसके रिलीफ के लिए निकाला। अगर उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट क्या है पूरी तरह एग्जेम्प्ट है। इंटरेस्ट पेएबल ऑन द फॉरेन बैंक अथॉरिटी एक्ट एज अ सेंट्रल बैंक इन दैट कंट्री और एनी डिपॉजिट मेड इट विद द अप्रूवल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओके विद एनी शेड्यूल्ड बैंक, देन इट इज व्हाट एग्जेम्प्ट ओके। Okay, any security issued by the state government or central government okay for the benefit or for the relief, it is also exempt okay. Interest on the gold deposit bond okay issued under the gold deposit scheme 2000 okay notified by the central government ने क्या किया गोल्ड बॉन्ड्स निकाला है ओके। तो गोल्ड बॉन्ड्स पे क्या हो जाएगा गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 2002 पे जो निकाला है इसमें अगर इन्वेस्ट किया इसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन द नोटिफाइड डिपॉजिट अकाउंट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसी डिपॉजिट को नोटिफाई किया हुआ है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते तो आपको क्या हो जाएगा इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट वुड बी व्हाट एग्जेम्प्टेड इनकम, तो आपका वो एग्जेम्प्टेड इनकम माना जाएगा अंडर द हेड ओके इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के अंडर में उसको एग्जेम्प्टेड इनकम माना जाएगा ओके। उसके बाद है
इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड इश्यूड बाय द लोकल अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट और द फाइनेंस एंटिटी, ये भी क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स है, कोई रिलीफ बॉन्ड है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल या फिर आरबीआई, सिलोन बैंक का, ओके, सिलोन बैंक के लिए कोई बॉन्ड्स निकाला है, ओके, गोल्ड स्कीम, गोल्ड बॉन्ड निकाला है, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड अंडर स्कीम, ओके, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 2000 में, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, ये है। इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कोई सिक्योरिटीज निकाला, अगर उसके ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ओके, टैक्स फ्री हो जाएगा। तो ओके, ये हो गया। उसके बाद अलाउंसेस टू एमपी और एमएलए। नेक्स्ट क्या है, ओके, अलाउंसेस टू एमपी और एमएलए अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 16। उसके बाद ये तो था कि अमाउंट रिसीव बाय एमपी और एमएलए। अगर एमपी और एमएलए को कोई भी अमाउंट मिल रहा है एज सॉरी सैलरी टू एमपी और एमएलए या फिर सम रिसीव बाय एमपी और एमएलए, इट इज टैक्सेबल। वो क्या था, टैक्सेबल। लेकिन जो अलाउंसेस मिलते हैं एमपी एमएलए को, एमपी एमएलए को अगर आप देखेंगे, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट, और एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके, जिसको अगर आप मुंबई महाराष्ट्र में देखते हैं, एमपी आपका खासदार, एमएलए जो हो जाता है आमदार, राइट, इनको बोला जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके, राज्यसभा और विधानसभा के मेंबर हैं लोग, ओके। अभी इनको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, इनको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, टेलीफोन अलाउंस मिलता है, लंच टिफिन इनके अलाउंसेस मिलते हैं, राइट, इनको कन्वेंस मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है, इनको एचआर हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, मेडिकल अलाउंस मिलता है, ओके, इनको डीए डियरनेस अलाउंसेस मिलते हैं, इनको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं एज अ पॉलिटिशियंस, एज अ लीडर, ओके, एज पर द रूल्स मेड बाय देम फॉर देमसेल्फ, ओके। तो उन्होंने जो रूल बनाया उनके लिए, उसके हिसाब से अगर इनको कोई भी अलाउंसेस मिलते हैं, वो क्या हो जाएंगे, पूरी तरह एग्जेम्प्ट इनकम मानी जाएगी, उसे टैक्सेबल नहीं दिया जाएगा। अंडर द हेड, ओके, अंडर द सेक्शन 10 सब सेक्शन 17, अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 17 क्या होता है, अगर एमपी एमएलए को कोई भी अलाउंसेस मिलता है, ओके, जो सम उनको मंथली मिलता है, इसके अलावा जो अलाउंसेस मिल रहे हैं वो अलाउंसेस एग्जेम्प्ट रहेंगे, दैट इज नॉट टैक्सेबल, ओके। उसमें कौन कौन, डेली अलाउंसेस रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओके, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एनी कमिटी देयर ऑफ, ओके, द एग्जाम एनी अलाउंसेस रिसीव्ड बाय एमपी अंडर ऑफ पार्लियामेंट, ओके, रूल 1986 में रूल बना कि एमपी और एमएलए को अलाउंसेस मिलेंगे और ये अलाउंसेस क्या होंगे, एग्जेम्प्ट होंगे इनकम टैक्स में। उसके बाद एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस रिसीव्ड बाय, ओके, एमएलए, उसके अलावा उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी राज्यसभा जो है, ओके, उनको जो भी और बेनिफिट्स अलाउंसेस प्रोवाइड करेगी वो भी एग्जेम्प्ट रहेंगे। 10 एनी अलाउंसेस और अदर डेली, ओके, कंस्टिट्यूएंसी अलाउंसेस रिसीव्ड बाय एमपी और एमएलए इज फुल्ली, ओके, टैक्सेबल। समझ में आ गया। इसके अलावा अगर कोई अलाउंसेस रहेंगे जो 1986 में जिनको बोला गया, वैसे कुछ अलाउंसेस बचते नहीं, बाकी सब एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद गवर्नमेंट अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स, गवर्नमेंट अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 17A। अब गवर्नमेंट अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, एवरी ईयर, जैसे आपने देखा रहेगा हमारे जो प्रेसिडेंट है, ओके, वो देखते हैं राष्ट्रपति अवार्ड देते हैं, पद्म विभूषण देखते हैं, राइट, पद्मश्री दिया जाता है, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, राइट, गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं हमारे यहाँ पे, वीर चक्र है, परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, राइट, ये बहुत सारे अवार्ड है हमारे देश में। और क्या है, ये सारे अवार्ड क्या होते हैं, उन लोगों को मिलते हैं जो बहुत ही बेटर कार्य करते हैं अपने जीवन लाइफ में। समझ में आ गया। तो अवार्ड दिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट और ओके सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई लोकल अथॉरिटी, ये क्या करते हैं, ये भी बहुत सारे अवार्ड्स क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू द सिटीजन ऑफ अ कंट्री, जो क्या होता है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। या फिर किसी ने कोई आर्मी मेंस है, राइट, आर्म फोर्स के लोगों को इन्होंने कोई एक्टिविटी करते हैं, इनको अवार्ड मिलता है। तो क्या अवार्ड और रिवॉर्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट में देंगे,
राइट, और अवार्ड और रिवॉर्ड मस्ट बी गिवन बाय ओनली द गवर्नमेंट, दैट में बी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, इनमें से कोई एक हो सकता है। ओके, अगर आपको अवार्ड रिवॉर्ड आपका एम्प्लॉयर दे रहा है टैक्सेबल, अदर देन गवर्नमेंट मिल रहा है इट इज टैक्सेबल। समझ में आ गया? तो गवर्नमेंट कोई भी अवार्ड या रिवॉर्ड देगी तो क्या होगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 17। गैलेंट्री अवार्ड मिल सकता है, राइट, ओके, परमवीर चक्र मिल सकता है, महावीर चक्र मिल सकता है, राइट, वीर चक्र मिल सकता है, अर्जुन अवार्ड मिल सकता है, पद्म विभूषण मिल सकता है, पद्मश्री मिल सकता है, राइट। ऐसे बहुत सारे अवार्ड से जो मिलेंगे, और इसके साथ में क्या होता है, कैश इन काइंड मिलता है। ओके, द अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स इन द काइंड ऑफ कैश, वो पैसे में मिलता है, उसमें कई अच्छा अमाउंट मिलता है, राइट। तो वो अमाउंट क्या हो सकते हैं, वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, आपको टैक्सेबल नहीं। तो ये याद हो गया, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें कोई भी कोई भी अवार्ड या रिवॉर्ड मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, ओके, एग्जेम्प्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट। जैसे क्या दिया, एनी पेमेंट मेड वेदर इन कैश और काइंड, कैश में मिले या फिर कोई अवार्ड, कोई गोल्ड के रूप में, कोई मेडल्स के रूप में, वह एग्जेम्प्ट है। आगे, एंड एज एन अवार्ड ओके इज सिचुएटेड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर बॉडी और अप्रूव्ड बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल हो, या फिर कोई अप्रूव्ड बॉडी हो गवर्नमेंट की, उसके द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी अवार्ड रिवॉर्ड मिले, चाहे कैश में या फिर कोई काइंड में, वो पूरी तरह क्या है, एग्जेम्प्ट है। उसके बाद है, और रिवॉर्ड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट फॉर सच पर्पज में बी अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए परमिशन दे के रखा है कि आप इनके लिए अवार्ड रिवॉर्ड दे सकते हैं, वो भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट इनकम। समझ में आ गया? ओके, अब कुछ जैसे अवार्ड्स के बारे में बताएं, जैसे सीवी रमन अवार्ड, ओके, उसके बाद है मेघानंद साहा अवार्ड, जेसी बोस अवार्ड, ओके, जयचंद को आप जानते ही हो, ओके। उसके बाद है भारतीय, ओके 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 भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड, नेशनल अवार्ड फॉर फिल्म, ओके, रेमन, ओके, मोगशे अवार्ड, संगीत नाट्य अकेडमी अवार्ड, ओके, स्वतंत्र सैनिक, ओके, सम्मान पेंशन, मेडिकल विनर ऑफ द ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम, एशियंस गेम्स, ये सब क्या है, अवार्ड्स है। ये क्या करता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, जिसके साथ में उनको कैश या काइंड्स में कुछ ना कुछ इनाम रिवॉर्ड दिया जाता है, जो 100% क्या है, एग्जेम्प्ट है। उसके बाद बात करते हैं पेंशन टू फैमिली मेंबर ऑफ गैलेंट्री अवार्ड विनर, पेंशन टू, ओके, पेंशन टू फैमिली मेंबर ऑफ गैलेंट्री अवार्ड विनर अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 18, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 18, ओके। जो गैलेंट्री अवार्ड विनर है, गैलेंट्री अवार्ड विनर आप बोल सकते हो परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ओके, वीर चक्र पाने वाले लोग हैं। और गैलेंट्री अवार्ड में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द जितने भी सैनिक लेते हैं वो सब ओके, वो वीर गति को प्राप्त हो चुके रहते हैं, मतलब वो क्या हो चुके, लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा देते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाती है, ओके। वैसे लोगों को फैमिली को गैलेंट्री अवार्ड मिलता है, राइट। अब उसकी जो फैमिली है, अगर कोई सोचते रहे, ओके, जिसने बहुत ब्रेवरी से लड़ा है, या फिर वो जिंदा भी है, या फिर कुछ इंजरीज भी हुई है, अगर उसको गैलेंट्री अवार्ड मिला और उसकी डेथ के बाद उसके फैमिली मेंबर्स को अगर पेंशन मिल रहा है, तो पेंशन पूरी तरह क्या एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 18 में, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 18 में। अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 18 में क्या है, पेंशन टू फैमिली मेंबर्स ऑफ गैलेंट्री अवार्ड विनर अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 18 में क्या है, पूरी तरह एग्जेम्प्ट है, ओके। इनको क्या होगा, इनको कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं रहेगा। समझ में आ गया? अब फैमिली मेंबर्स में क्या हो सकती हैं, उसकी विडो वाइफ हो सकती है, विधवा औरत हो सकती है, जो उसके रहेंगे, या फिर उसको कोई ब्रदर होगा, सिस्टर होगी, या फिर उसके डिपेंडेंट पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर उसके बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है उस गैलेंट्री अवार्ड विनर्स के फैमिली मेंबर्स, राइट। उनको क्या होगा, अगर पेंशन मिल रहा है, इट इज 100% एग्जेम्प्ट,
क्लियर हो गया सभी को, राइट। इसमें अब दूसरा है पेंशन टू फैमिली ऑफ आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस मतलब जो हमारे सैनिक है, सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं, जो आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, उनकी डेथ के बाद उनके फैमिली मेंबर्स को अगर पेंशन मिल रहा है, राइट, दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 19। गैलेंट्री अवार्ड विनर जो है उसका फैमिली का जो पेंशन एग्जेम्प्ट है 100%, वो किसके अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 18। लेकिन जो आर्म फोर्सेस है वो अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 19 में। ये तो क्लियर होगा। अगर पेंशन फैमिली मेंबर्स ओके अदर देन द गैलेंट्री अवार्ड विनर या फिर कोई ओके आर्म फोर्सेस नहीं है, नॉर्मल कोई इंडिविजुअल्स है, अगर उसके फैमिली मेंबर्स को पेंशन मिल रहा है तो उसमें भी एग्जेम्पशन दिया गया अंडर सेक्शन 57 में। अगर इन दोनों को देखें तो इन दोनों में क्या हो गया कि अंडर सेक्शन 57 अंडर सेक्शन 57 में एग्जेम्पशन क्या है 1/3। ओके, अगर फैमिली पेंशन मिल रहा है किसी को तो फैमिली पेंशन क्या हो गया अप टू 15,000 तक क्या एग्जेम्प्ट रखा गया है, सॉरी मैक्सिमम 15,000 अदर केसेस में। अगर गैलेंट्री अवार्ड विनर का फैमिली नहीं है या फिर किसी आर्म फोर्सेस ओके किसी भी आर्मी के फैमिली नहीं है, राइट, तो इसके अलावा अगर कोई अदर देन इनके फैमिली के अलावा है तो उनको जो भी पेंशन मिल रहा है फैमिली पेंशन वो टैक्सेबल, लेकिन उसके अंदर भी कुछ एग्जेम्पशंस प्रोवाइड किए गए। क्या एग्जेम्पशंस है अंडर सेक्शन 57 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन। जो भी फैमिली पेंशन मिल रहा है उसका 1/3। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की फैमिली है उसको पेंशन कितना मिल रहा है 15,000, तो 15,000 का 1/3 कितना होगा 5,000 और ₹15,000 विच एवर इज लोअर, और ₹15,000 उसमें से जो लोअर है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब इसे फैमिली पेंशन मिल कितना रहा है 15,000, राइट, एग्जेम्पशंस कितना 5,000 और 15,000 विच एवर इज लोअर 5,000, तो 15,000 में से 5,000 एग्जेम्प्ट हो गए, तो टैक्सेबल कितना है 10,000। लेकिन गैलेंट्री अवार्ड विनर का है या फिर आर्म फोर्सेस का है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 18, गैलेंट्री अवार्ड विनर का फैमिली मेंबर्स को पेंशन मिल रहा है, और अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 19 ओके जो आर्म फोर्सेस है ओके आर्म फोर्सेस के फैमिली मेंबर्स को क्या हो रहा है पेंशन मिल रहा है, वो क्या है पूरी तरह एग्जेम्प्ट इनकम बताएगा। इसके अलावा डिविडेंड इनकम से क्या है डिविडेंड इनकम। पहले डिविडेंड इनकम क्या होता था अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 35 में उसे एग्जेम्प्ट इनकम बोला गया था। अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 सॉरी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 में उसे क्या बोला गया था एग्जेम्प्ट इनकम, क्योंकि डिविडेंड जो इंडियन कंपनी से आता था वो आफ्टर टैक्स डिडक्शंस के बाद जो नेट प्रॉफिट अराइव्ड होता था ओके वो प्रॉफिट क्या होता था सारे शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता था एज ए डिविडेंड्स के रूप में, क्योंकि टैक्स और। लेकिन अभी क्या उसको हटा दिया गया है, बहुत ही कम नोटिफाइड कंपनी से जिसके डिविडेंड्स को एग्जेम्पशन दिया गया है कि अगर एक कंपनी डिविडेंड्स देती है तो आपका इनकम क्या एग्जेम्प्ट है, लेकिन मैक्सिमम कंपनीज के लिए हटा दिया गया है। अभी इंडियन कंपनी से जो भी डिविडेंड मिलेगा दैट इज 100% टैक्सेबल। इंडियन कंपनी से जो भी डिविडेंड मिलेगा वो क्या है 100% टैक्सेबल। अब उसके लिए एग्जेम्पशंस नहीं है ओके ओके नेट प्रॉफिट के एग्जेम्पशंस किसको दिया गया है केवल ओके मेंबर्स ऑफ ओके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। बाकी है इनकम फ्रॉम यूनिट्स। इनकम फ्रॉम यूनिट्स मतलब हमारे बहुत सारे कंपनी सेक्शन चलते हैं, यहाँ से क्या होता है फंड ट्रांसफर होते हैं। अगर फंड ट्रांसफर हो रहा है उसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया परफेक्टली तो क्या हो जाएंगे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो कोई इनकम नहीं। लेकिन अगर आपकी यूनिट्स हैं वहां से नेट प्रॉफिट होता है वो टैक्सेबल्स है। लेकिन ऐसे बहुत सारे यूनिट्स रहेंगे जो क्या रहेंगे जस्ट एज अ ट्रांसफर फंड्स चलते हैं, तो कोई भी ट्रांसफर ऑफ द फंड्स इज नॉट टैक्सेबल। पास्ट डिस्ट्रीब्यूटेड पास्ट प्रॉफिट है कोई उसको आप ट्रांसफर कर रहे वो भी आपका इनकम नहीं, क्योंकि वो क्या है वो पास्ट प्रॉफिट्स है, करंट प्रॉफिट्स होना चाहिए। तो क्या इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ओके पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। अगर पोस्ट ऑफिस के साथ में हम डिपॉजिट्स रखते हैं
अगर पोस्ट ऑफिस के साथ में हम क्या करते हैं, डिपॉजिट्स रखते हैं, वो डिपॉजिट क्या है, वो डिपॉजिट पर अगर जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट 100% एग्जिम्प्ट। ओके, अगर हम लोग पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट्स रखते हैं, पोस्ट ऑफिस पे डिपॉजिट्स पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट पूरी तरह क्या है, एग्जिम्प्ट इनकम। क्लियर हो गया सभी को? पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स क्या रहेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट जो मिल रहा है, इंटरेस्ट इज ऑलवेज एग्जिम्प्ट। ओके, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 17। ओके, उस सेक्शंस में क्या कर दिया गया, इसको एग्जिम्प्ट कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम पोस्ट ऑफिस के साथ में मंथली इनकम स्कीम में अगर पैसा डिपॉजिट रखते हैं, पोस्ट ऑफिस में बहुत ध्यान से इंटरेस्ट ध्यान रखें, अगर पोस्ट ऑफिस के साथ में हमने एफडी रखा है, फिक्स डिपॉजिट, किसी भी तरह का डिपॉजिट रखा है, उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 17 में। लेकिन ओके, जस्ट अ मिनट, ओके, तो इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट क्या एग्जेम्प्ट हो गया। लेकिन अगर आप पोस्ट ऑफिस में मंथली इनकम स्कीम, मंथली इनकम स्कीम में अगर आप डिपॉजिट करते हैं, उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल है। अगर हमने एफडी के साथ में डिपॉजिट रखा है, एफडी रखा है, ओके, पोस्ट ऑफिस के साथ डिपॉजिट्स रखे हैं, वो डिपॉजिट क्या है, उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्स फ्री एग्जेम्प्ट इनकम बोला गया। लेकिन अगर हमने पोस्ट ऑफिस के साथ मंथली इनकम स्कीम रखा है, तो मंथली इनकम स्कीम में जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या होगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, वो पूरी तरह एग्जेम्प्ट है। इंटरेस्ट ऑन जो सिक्योरिटीज देखे थे, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में क्या हो गया था, एक क्लियरली मेंशन किया गया था कि अगर हम कुछ भी डिपॉजिट्स रखते हो, डिपॉजिट क्या हो जाएगा, पूरी तरह एग्जेम्प्ट इनकम बोला जाएगा। ओके, ओके, फैमिली पेंशन के बारे में जान लिया हमने। ओके, इनकम्स के बारे में जान लिया, इंटरेस्ट के बारे में जान लिया, राइट। इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने तो सिक्योरिटीज में एग्जाम किया है, इनकम फ्रॉम द यूनिट्स भी देख लिया, डिविडेंड इनकम भी देख लिया, एग्रीकल्चर इनकम भी देख लिया। ओके, अभी गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो इनकम से या फिर जो हमारे एग्जाम्शंस हैं, ओके, वो एग्जाम्शंस जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं, ओके, वो फॉर द वर्ल्ड, ओके, कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाइड करके की, वो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। जैसे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में हमने देखा कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी से रिलीफ बॉन्ड है, गोल्ड स्कीम्स के ऊपर है, राइट। इन सब के वे के रूप में गवर्नमेंट ने क्या किया, हमको कहीं ना कहीं क्या किया, एग्जेम्पशंस अलाउड किया हुआ है, राइट। उस इनकम को क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया गया। अदरवाइज तो इनकम्स क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट नहीं होंगे। ओके, गिफ्ट के बारे में भी हमने देख लिया पूरी तरह अच्छे से। ओके, अब
सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 ओके हमने इसके बारे में देख लिया पूरी तरह से। ओके तो आइए हम एक बार रिविजन्स के तौर पर फिर से देखते हैं और कुछ चीजें जो यहाँ पे नहीं लिखा हूं उसके बारे में भी डिटेल देखते हैं। ओके तो एग्जेम्प्टेड इनकम्स में क्या देखा हमने? सबसे पहले देखा एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम्स मीन्स व्हाट? एग्रीकल्चरल इनकम्स जो लैंड सिचुएटेड इन इंडिया है, इंडिया में लैंड सिचुएटेड है, इससे जो भी हम लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करके जो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं वो इनकम पूरी तरह क्या है? 100% एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंडर में। एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर ये बोला जाता है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या है? ओके इट इज एग्जेम्प्ट एज पर द व्हाट? इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 पूरी तरह डील करता है एग्रीकल्चर। इससे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन भी दिया जिसको सेटिस्फाइड करना हम लोग। उसके बाद सम रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ एचयूएफ, सम रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ एचयूएफ, सम रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के जो मेंबर्स हैं, अगर ये तो बिजनेस कैरिड आउट करते हैं ज्वाइंटली और ज्वाइंटली ओन भी करते हैं इस बिजनेस को, अगर यहाँ से जो भी इनको प्रॉफिट अराइज होता है वो प्रॉफिट है क्या करते हैं? सही मेंबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जो प्रॉफिट अराइज होता है वो टैक्स पे करने के बाद तो ऑलरेडी टैक्स पे हो चुका है। इस इनकम को अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मेंबर्स के बीच में, मेंबर्स ऑफ द फैमिली जिनको हम लोग को पार्टनर्स बोलते हैं प्लस करता, अगर इनके बीच में ये इनकम क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो इनकम 100% क्या है? टैक्स फ्री है। उसके बाद हमने देखा एग्जेम्पशंस ऑफ डिजास्टर कॉम्पनसेशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 BC, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 BC। ओके ये क्या बोलता है कि अगर किसी पर्सन को प्रीवियस ईयर में कोई डिजास्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी लोकल अथॉरिटी ने उसको कॉम्पनसेट किया है, तो उससे जो भी इनकम जनरेट हुआ जो भी कॉम्पनसेशन मिला या फिर जो भी इनकम मिले वो इनकम 100% एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 BC में, क्योंकि उसके कॉम्पनसेशन फॉर उसके बेटर के लिए रिहेबिलिटेशन के लिए। उसके बाद रिसीट्स फ्रॉम LIC अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D। अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D में क्या बोला गया? अगर इंडिविजुअल्स को प्रीवियस ईयर में LIC से अगर कोई अमाउंट रिसिप्ट हुआ है वो अमाउंट क्या हो जाएगा? 100% एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो इनकम क्या हो जाएगा? टैक्सेबल नहीं है। इसके अलावा स्कॉलरशिप अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 16, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 16 में अगर किसी एम्प्लॉइज के बच्चे को स्कॉलरशिप मिल रहा है और स्कॉलरशिप क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट है पूरी तरह अमाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स व्हाट एक्सपेंडिचर मेड या फिर अमाउंट स्पेंडेड ऑन द एजुकेशन। आप अपने एजुकेशन के लिए जो स्कॉलरशिप आपको मिलेगा वो 100% क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट रहेगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 16 में। इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंडिचर मेड ऑन एजुकेशन, आप उसमें से कितना अमाउंट एक्सपेंड कर रहे हो आपके एजुकेशन को, उससे कुछ लेना देना नहीं, आपको जो अमाउंट मिला पूरी तरह एग्जेम्प्ट है। और स्कॉलरशिप अगर देखें हम लोग जो फीस है वो एजुकेशन फीस जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, केवल ट्यूशन फीस नहीं, ट्यूशन फीस के अलावा अदर जितने भी सारे एक्सपेंडिचर होते हैं वो सारे एक्सपेंडिचर कवर करते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15। जो सिक्योरिटीज गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफाइड जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स है, राइट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लेके आया या फिर RBI ने लेके आया सिलोन बैंक का बॉन्ड जो श्रीलंका के लिए, या फिर रिलीफ बॉन्ड स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर उससे रिलेटेड किसी अथॉरिटी ने लेके आया। RBI ने कोई बॉन्ड्स जारी किए, गोल्ड बॉन्ड्स जारी किए, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स लेके अंडर द स्कीम द गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड स्कीम 2000 RBI के द्वारा। ऐसे बहुत सारे बॉन्ड्स हैं जो गवर्नमेंट ने नोटिफाइड निकाले और उसको हर सेक्शन में नोटिफाई किया गया कि इट इज व्हाट इंटरेस्ट ऑन दैट और इनकम्स जनरेटेड थ्रू दीज सिक्योरिटीज आर एग्जेम्प्ट टू द एसएससी इन द प्रीवियस ईयर, वो क्या हो जाएंगे? एग्जेम्प्ट सिक्योरिटीज मानी जाएगी। उसके बाद अलाउंसेस टू MP और MLA अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 17 अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 17 में क्या कि जो भी अलाउंसेस MP और MLA मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनको जो भी अलाउंसेस मिल रहे ये अलाउंसेस पूरी तरह क्या एग्जेम्प्ट है फ्रॉम इनकम एज पर द सेक्शन 10 सबसेक्शन 17। उसके बाद गवर्नमेंट अवार्ड एंड रिवॉर्ड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 17 है। किसी भी असेसी को प्रीवियस ईयर में कैश और इन काइंड्स
कोई भी अवार्ड और रिवॉर्ड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट में मिल रहा है वो पूरी तरह 100% क्या एग्जेम्प्ट है। उसके बाद है पेंशन टू फैमिली मेंबर्स ऑफ गैलेंट्री अवार्ड विनर। कोई भी आर्मी फोर्स है या फिर कोई भी है जिसको गैलेंट्री अवार्ड दिया गया, वीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, राइट, ये सब अगर अवार्ड मिले हैं इसको और उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली मेंबर्स को क्या मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, तो पेंशन पूरी तरह एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 18। अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 18 में पूरी तरह वो फैमिली पेंशन क्या है, एग्जेम्प्ट है। वो फैमिली पेंशन टैक्सेबल नहीं है किसी भी रूप में, ओके, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। इसके अलावा पेंशन टू फैमिली ऑफ आर्म फोर्सेस, हमारी जो आर्मी फोर्सेस है, अगर उस आर्मी फोर्सेस किसी भी आर्मी की डेथ हो जाए और उसकी फैमिली मेंबर्स को पेंशन मिल रहा हो तो पेंशन क्या 100% एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 19। अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 18 किसके लिए, जो गैलेंट्री अवार्ड विनर है उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली को फैमिली पेंशन मिल रहा है एग्जेम्प्ट। अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 19 आर्म फोर्सेस, जो हमारी आर्मी फोर्सेस है उसकी फैमिली मेंबर्स को अगर उसके डेथ के बाद पेंशन मिल रहा है, ये पेंशन भी पूरी तरह क्या एग्जेम्प्ट इनकम बोला गया, इसमें कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं। इसके अलावा डिविडेंड इनकम्स बताया वो क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया। कुछ ऐसी कंपनी से रहेंगी जिसके डिविडेंड इनकम्स को गवर्नमेंट ने क्या बोला रहेगा, ये एग्जेम्प्ट है, वो क्लियरली स्पेसिफाइड करेगा, नोटिफाई करेगा तो इनकम क्या माना जाएगा, एग्जेम्प्ट। अदरवाइज जितने भी डिविडेंड इनकम्स है वो क्या है, सब अभी टैक्सेबल है। उसके बाद इनकम्स फ्रॉम यूनिट, ओके, हमारे बहुत सारे यूनिट्स हैं, सब्सिडियरी या फिर होल्डिंग कंपनी या फिर अदर कंपनी से जो एक ही पर्सन के पास चलती है, तो वहां पे जब फंड ट्रांसफर्स होंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ फंड्स को एज ए इनकम नहीं बोला जाएगा, वो एग्जेम्प्ट इनकम बोला जाएगा। उसके बाद हमारे पास है इसी में ही इनकम्स फ्रॉम यूनिट में, इनकम्स फ्रॉम यूनिट में क्या बताया गया कि इनकम फ्रॉम यूनिट्स रिसीव्ड बाय अ यूनिट होल्डर नॉट बीइंग इनकम अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ यूनिट, ओके, ट्रांसफर ऑफ यूनिट से नहीं, ओके, फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग एज अ डिफाइंड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई, आपने यूटीआई बैंक देखा रहेगा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, अगर इनके थ्रू कोई इनकम मिला तो क्या पूरी तरह एग्जेम्प्ट है। एक्ट 2002 म्यूचुअल फंड है, स्पेसिफाइड कंपनी विल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स। म्यूचुअल फंड्स का है, ओके, म्यूचुअल फंड्स का, यूटीआई का, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, अगर इनके नोटिफाइड से इनकम है वो इनकम क्या हो जाएंगे, पूरी तरह एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, ओके। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन द व्हाट, ओके, डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के लिए रखा है 7,000 है, 3,500 है, उसका भी एक लिमिट है, ओके। इसके अलावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में रखा हमने पैसा, तो पीपीएफ में अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट क्या है, टैक्स फ्री है, वो इंटरेस्ट हमारे इनकम पे चार्जेबल इनकम नहीं माना जाता। इसके अलावा एनएससी है, नेशनल सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी भी है, ओके, नेशनल सेविंग स्कीम, इसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, वो भी क्या होता है, एग्जेम्प्ट इनकम बोला गया है, क्योंकि उसका अलग उसका डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सबसे 80C में मिल जाता है। ऐसे और भी बहुत सारे इनकम्स हैं जिसको गवर्नमेंट ने क्या एज ए डिडक्शन के रूप में कुछ उसमें कंडीशनली एग्जेम्पशंस रखा, जैसे ग्रेचुटी के ऊपर बताया था, ग्रेचुटी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को तो पूरी तरह एग्जेम्प्ट है, लेकिन जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में 2 कैटेगरी दिया गया। पेंशन जो है, पेंशन के लिए भी उसी तरह एग्जेम्पशंस रखा गया है, अगर अनकम्यूटेड पेंशन मिल रहा है तो कोई बात नहीं, अगर आप कम्यूटेड पेंशन विड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें 1/3 एंड हाफ इसका कंडीशन रखा विद द ग्रेचुटी रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड के साथ में। लिव सैलरी इनकैशमेंट वो भी दिया गया। बिजनेस है, बिजनेसेस में भी उसी तरह कंडीशंस है, राइट। हाउस प्रॉपर्टी है, उसमें भी अलग से डिडक्शन रखा गया है, जो सैलरी है उसमें डिडक्शन रखा गया अंडर सेक्शन 16 में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उसमें डिडक्शन रखा गया अंडर सेक्शन 24A एंड B में। तो ऐसे हर इनकम्स में कुछ न कुछ कंडीशनली एग्जेम्पशंस रखे गए, लेकिन ऐसे कोई इनकम जो 100% एग्जेम्प्ट है तो वो ये है। 1 मिनट देखिए आप, ओके। तो इनकम जैसे एग्रीकल्चरल इनकम, सम रिसीव्ड बाय अ मेंबर ऑफ HAF, एग्जेम्पशंस ऑफ डिजास्टर कॉम्पनसेशन, ओके, रिसीव्ड फ्रॉम LIC, scholarship, interest on securities, allowances to MP MLA, government award rewards, pension to family members of gallantry award winner,
पेंशन टू फैमिली ऑफ आर्म फोर्सेस और इनकम्स फ्रॉम यूनिट ट्रांसफर। ओके, ये कुछ एग्जेम्प्टेड इनकम्स के बारे में बताया गया है। तो आज का हमारा लेक्चर एग्जेम्प्टेड इनकम के ऊपर बहुत अच्छा रहा है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो कैपिटल गेन और कैपिटल लॉसेस के टॉपिक में मिलेंगे इनकम। ओके, जो हमारा लास्ट हेड्स ऑफ इनकम रहेगा, उसके बाद हम लोग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 ये देखेंगे, जो गवर्नमेंट ने ग्रॉस टोटल इनकम्स के ऊपर हमें डिडक्शंस प्रोवाइड किए गए। सो थैंक यू एवरीवन। ओके, गुड बाय, गुड डे।